तो स्वागत है आप सभी का क्लास ORS पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार लुसेंट जी के प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज का जो हमारा पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर आज हमारा 5 है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिया है और जिसमें मैं आपको जी के प्लस आपकी क्या होता है तो करंट अफेयर रहता है। करंट अफेयर के साथ साथ आपका साइंस, इसमें आपको साइंस, भूगोल यानी हर तरह के क्वेश्चन आपको कंबाइंड मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है डैश डैश कहलाती है। तो देखिए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? उसे संघनन कहते हैं, यानी क्या कंडरसेशन कहते हैं। क्या संघनन मतलब क्या होता है? तो कंडरसेशन कहते हैं। जब जल वाष्प पुनः पानी में बदल जाती है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। हवा में विभिन्न कारणों से जब ताप या ऊष्मा की मात्रा कम हो जाती है तो संघनन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर पहले का भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। किसमें जो है ध्वनि की गति आपकी सर्वाधिक होती है। थोड़ा सा और बड़ा कर दें। क्या कह रहा है कि किसमें ध्वनि की गति आपकी सर्वाधिक होती है। ऑप्शन दे रखा है पानी में, बर्फ में, वायु में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दूसरे का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बर्फ में। किसमें? तो बर्फ में। देखिए ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक तथा गैस में आपकी कम होती है, अतः बर्फ जो है आपकी इसमें ध्वनि की चाल आपकी अधिक होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा दूसरे का करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन में है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या कालाशोक। तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए अगर मगध साम्राज्य के अंतिम शासक की बात करें तो आपका कालाशोक। कौन था? तो कालाशोक था। देखिए बिंबिसार के शासनकाल के दौरान 544 से आपका 492 ईसा पूर्व में, कब? तो 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु का शासनकाल आपका, देखिए अजातशत्रु के शासनकाल की बात करें तो 492 से 460 तक। उदयन का शासनकाल, उदयन का अगर बात करें तो 460 से 444 ईसा पूर्व तक अंतिम शासक कालाशोक आपका शासन किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है चौथा नंबर, गायत्री मंत्र का वर्णन आपके किस वेद में मिलता है। ऑप्शन में देखिए कह रहा है अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या ऋग्वेद है। तो गायत्री मंत्र का वर्णन किस लेख में मिलता है? तो देखिए गायत्री मंत्र का जो आपका उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम आपका ऋग्वेद में। किसमें? तो ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। सूर्य को समर्पित इस मंत्र के रचयिता विश्वामित्र को माना जाता है और ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और देखिए क्या कह रहा है पांचवा नंबर, तो देखिए पांचवा नंबर क्या कह रहा है कि किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। ऑप्शन में है बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब, अकबर या शेर शाह सूरी। तो देखिए पांचवा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर ने। देखिए मुगल शासक अकबर ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जो जजिया कर थे उन्हें 1564 में तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त कर दिया था। कब? तो 1563 में इसने जजिया कर जो आपके धार्मिक स्थान पर लगाए गए थे अकबर ने उन्हें समाप्त कर दिया था। आगे देखिए क्या कह रहा है छठवां नंबर कि इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है। ऑप्शन में है देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन में कि डाइफिनाइल या जिसे DDT कहते हैं, या एल्ड्रीन है, या आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड है जिसे BSC कहते हैं,
या पैराकीट है? तो देखिए ऑप्शन नंबर, अगर छठवें की बात करें तो डी हो जाएगा पैराकीट। देखिए अब पैराकीट होता क्या है, तो देखिए पैराकीट कृत्रिम कीटनाशक नहीं है, यह तोते की एक प्रजाति होती। क्या? तो पैराकीट एक तोते की प्रजाति होती है और जिसमें मेलोमेटाइक्स एंडाक्स के रूप में जाना जाता है। यह पहली बार 1891 में प्राणी वैज्ञानिकों द्वारा वर्णित किया गया था। यह उत्तरी अमेरिका और पूर्व यूरोप में तोते की सबसे लंबी प्रजाति होती है। कौन सी? तो पैराकीट। आगे देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है कि सोडियम को किस में रखते हैं? ऑप्शन में है मिट्टी के तेल में, सरसों के तेल में, पानी में या निर्वात में। तो देखिए सोडियम की बात करें तो सोडियम को मिट्टी के तेल में, किस में? सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। देखिए सोडियम अत्यंत सक्रिय धातु होती है और इसे खुले वातावरण में नहीं रखा जा सकता है, अतः इसे मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखा जाता है। देखिए क्या कह रहा है 8वां नंबर, भारत का पहला अंतरिक्ष वन डैश डैश है। ऑप्शन में है गिर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? तो देखिए आपका हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए अगर बात करें तो भारत में आरक्षित वन से आशय उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 9वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खादान से प्राप्त होता है? ऑप्शन में है गोलाकुंड, बरार, विदिशा या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खादान से प्राप्त होता है? तो देखिए अगर बात करें खादान की तो ये आपका गोलाकुंड है। देखिए कोहिनूर हीरा दुनिया का सबसे हीरो का राजा होता है, जिसमें गोलाकुंड कहाँ है? तो आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? गोलाकुंड जो आपका है वह आंध्र प्रदेश में कोलेरू की खान से निकाला जाता है। किसके? तो कोलेरू के खान से निकाला जाता है। यह अभी तक का विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक हीरा रह चुका है और कई मुगल बादशाह और फारसी शासकों ने यहाँ से हीरा निकाला और ब्रिटिश शासन के अधिकार में चला गया, उनके खजाने में शामिल हो गया। देखिए 10वां नंबर क्या कह रहा है कि 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय पूछ रहा है कि भारत के जनरल गवर्नर कौन थे? तो देखिए उस टाइम आपके थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? उस टाइम लॉर्ड कैनिंग थे। देखिए वो आपका समय कौन सा था? 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग वर्ष 1856 से 1862 तक भारत के जनरल वायसराय थे। और देखिए 11 नंबर की ओर, देखिए कह रहा है कि भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो भगत सिंह और उनके जो मित्र थे उन्हें किस मामले के लिए गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए ऑप्शन कह रहा है कि सेंट्रल असेंबली बम कांड के लिए, डलहौजी स्क्वायर बम कांड के लिए, कैलेक्सटन हॉल में गोली चलाने के लिए या अंग्रेज अफसर जैक्सन को गोली मारने के लिए। तो देखिए अगर बात करें भगत सिंह और उनके मित्रों को गिरफ्तार करने का मामला, तो यह था सेंट्रल असेंबली में बम कांड। देखिए भगत सिंह एवं उनके मित्रों को सेंट्रल असेंबली में बम कांड के लिए गिरफ्तार किया गया था 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, कौन थे? तो इनके मित्र थे बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। किस कारण? तो सेफ्टी बिल के खिलाफ भगत सिंह थे, उसी के लिए इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम कांड किया था। क्या कह रहा है देखिए कि ओडिशा से
प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन में देखा दे रखा है फूली कली, राउत नाच, डालू कुनीता या घुमूरा। तो देखिए 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घुमूरा। कौन सा? घुमूरा। घुमूरा ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज इनमें से किस दवा से किया जा सकता है? तो ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, गामा ग्लोबिलिन है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, या एस्टाप्लोरम है, या पैराक्साटाइन है। तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गामा ग्लोबिलिन हो जाएगा। देखिए गामा ग्लोबिलिन मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के रक्त प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोबोब्यूलिन का एक वर्ग होता है जो शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम को यह उस भाग के रूप में कार्य करता है। आगे देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है कि क्रोमेटीन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में है आपका यूक्रोमेटिन, गुणसूत्र संबंधित प्रोटीन, हेटरोक्रोमेटिन या गुआनिन। तो देखिए अगर बात करें क्रोमेटिन की तो आपका हो जाएगा हेटरोक्रोमेटिन। देखिए क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है हेटरोक्रोमेटिन कहा जाता है। हेटरोक्रोमेटिन को आपको एक क्रोमोसोमल सेगमेंट के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन दे रखा है 1950 में, 1947 में, 1935 में या 1932 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो देखिए आपकी यह हुआ था 1935 ईस्वी में। कब? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। किसके? तो हिल्टन कमीशन। देखिए हिल्टन यंग कमीशन। ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट आपके हैं, ये सब आपके बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आपके किसी भी एग्ज़ाम में आप उठा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे। 1 अप्रैल 1935 को, और यह आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से किया गया था। 1 जनवरी 1949 को, देखिए 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन में देखिए कह रहा है छूट है, सरल फॉर्म है, मोड बैट है या निर्धारण वर्ष है। तो देखिए मोड वर्ड क्या? तो मोड वर्ड देखिए ऑप्शन में सी में दे रखा है आपका मोड वर्ड। मोड वर्ड की बात करें यानी मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होता है मोड वर्ड का फुल फॉर्म? तो मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स देखिए आयकर से संबंधित है और मोड वैट सेल टैक्स का बदला हुआ रूप था जिसे अब जीएसटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। क्या? तो आपका देखिए मोड वैट क्या था, इससे पहले मोड वैट था, उसको नाम हटाकर अब जीएसटी कर दिया गया है। आगे देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर, एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है? तो देखिए ऑप्शन में है आपका खेतों की खाद के लिए, कंपोस्ट के लिए, जैविक खाद के लिए या हरी खाद के लिए। तो देखिए एक आपका सड़ा पौधा हो और पशु के जो अवशेषक जो उससे सड़न पैदा होती है कौन सी खाद के रूप में परिवर्तित होती है? तो देखिए 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कंपोस्ट कहते हैं। देखिए कंपोस्ट अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेषों से निर्मित होने वाला एक जैविक प्रकार की खाद होती है। आगे देखिए 18 नंबर का उत्तर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक व्यापारिक और नगदी फसल है? तो देखिए
नकदी फसल अब क्या होता है, तो नकदी फसल वह होता है जो आपका काटने के साथ ही आपके खेतों से ही बिक जाता है, उसे ही को नकदी फसल कहते हैं। और देखिए आपका नकदी फसल की बात करें तो कपास हो गया, और आपका गन्ना हो गया, और क्या होता है, तो आपका तंबाकू होता है। क्या होता है, तंबाकू होता है, और जूट होता है, जूट भी आपका होता है। ये नकदी फसल के अंतर्गत आती हैं। ये 4-5 प्रकार की फसलें हैं जो आपकी नकदी फसल के अंतर्गत आती हैं, और ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि जब पृथ्वी पूरब की तरह घूमती है तो पूर्वी जगहों को स्थानीय समय क्या होगा। तो कह रहा है फर्स्ट नंबर कह रहा है कि पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से पीछे होगा, या पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे होगा, या पश्चिमी स्थानों के समान होगा, या डी कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब पृथ्वी पूरब की तरह घूमती है और पूर्वी जगह का स्थानीय समय क्या होगा, तो देखिए 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगह। आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जब पृथ्वी पूरब की ओर घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय पश्चिमी स्थान के जगहों से आगे होगा, और पृथ्वी हमेशा पूरब से पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर आपकी घूर्णन करती है। आगे देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है। 20 नंबर कह रहा है कि अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। क्या कह रहा है कि अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ऑप्शन में है थॉमस पर्वत, एस्कुस्को पर्वत, या एल्ब्रुस पर्वत, या विंसन मैसिफ। तो देखिए अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो ऑप्शन में हो जाएगा आपका विंस मैसिफ। क्या होता है, तो विंस मैसिफ है, और विंस मैसिफ अंटार्कटिका का एल्बर्थ पहाड़ियों का सेंटिनल पर्वत माला नामक शाखा में स्थित एक बड़ा पर्वत मैसिफ है। यह दक्षिणी ध्रुव से 1200 किलोमीटर, कितना 1200 किलोमीटर दूरी पर आपका स्थित है। आगे देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है कि इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। ऑप्शन है विंध्य में, पश्चिमी घाट में, पूर्वांचल में, या पूर्वी घाट में। तो देखिए 21 का हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट में। देखिए इलायची की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं, और ये भारत में दक्षिण पूर्व केरल और दक्षिण पश्चिम में तमिलनाडु में स्थित और दक्षिण पश्चिमी घाट के हिस्से में होती हैं। ऑप्शन नंबर 21 का भी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है। तीस्ता नदी की जल विवाद किस देश के साथ है। ऑप्शन में है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान। तो देखिए तीस्ता नदी की बात करें जल विवाद की, तो इसका जो संबंध है वह आपका बांग्लादेश से है। किससे, बांग्लादेश से है। और तीस्ता नदी जल से संबंधित विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य है। आगे देखिए 23 का क्या कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे। न्यू डेवलपमेंट के बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन में है जिम योंग किंग, एंटोनियो गुटरेस, जियांग जू, या केबी कामात है। तो देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए इसके हो जाएंगे आपके केबी कामात। कौन हो जाएंगे, केबी कामात हैं। पहले अध्यक्ष के रूप में केबी कामात आपके 2015 में, कब, तो 2015 में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट यानी एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट मतलब क्या, तो एनडीबी। और इस टाइम अध्यक्ष आपके ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति कौन है, तो ब्राज़ील के इस टाइम के आपके कौन है, तो ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति कौन है, तो देखिए आपके वान रोसेफ। कौन है, तो वाना रोसेफ हैं इस टाइम आपके एनडीबी के अध्यक्ष। आगे देखिए 24 नंबर कह रहा है कि म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए म्यांमार की मुद्रा की बात करें तो म्यांमार की मुद्रा आपकी क्या है, तो क्यात है। क्या है, तो क्यात है। देखिए
म्यांमार की मुद्रा क्यात है और म्यांमार देश का पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार देश का पुराना नाम क्या है? तो बर्मा। क्या है? बर्मा है। देखिए, अब म्यांमार की राजधानी क्या है? तो आपका नायपीड है। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नायपीडा है। नायपीडा क्या है? तो आपके म्यांमार की राजधानी है। आगे देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अगर संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात करें तो देखिए आपके हर साल 24 अक्टूबर को। कब? तो 24 अक्टूबर 1945 को। कब? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। क्या? तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और 24 अक्टूबर का प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए क्या कह रहा है 26 नंबर कि महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो एक रचयिता कौन है? तो ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन में दे रखा सूरदास हैं, मीराबाई हैं, नरसिंह मेहता हैं या ज्ञानेश्वर हैं। तो महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी नरसिंह मेहता हैं। कौन है? तो नरसिंह मेहता हैं। देखिए वैष्णव जन तो तड़े कहिए जो पीड़ा पराए जाने रे, यह भजन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रिय भजन और उनके जीवन दर्शन की थी। यह भजन गुजरात के नरसिंह मेहता की लिखी हुई है। 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो ऑप्शन में देखिए कौन सा है। नागालैंड है, असम है, त्रिपुरा है या मिजोरम है। तो कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो ये जो आपका राज्य है नागालैंड। देखिए 26 नवंबर 1900 संविधान की 6वीं अनुसूची में कौन? तो संविधान की 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 जनजातीय क्षेत्र जैसे आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के संबंध में उपलब्ध है। नागालैंड को इस अनुसूची से आपका उल्लेखित नहीं किया गया है। और देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है कि भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो जब भारत का संविधान लागू हुआ था तभी आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं। तो देखिए इसमें जो आपकी थी उस टाइम 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। और देखिए कब हुआ था लागू? तो इसे जब आपका लागू हुआ था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ। उस समय संविधान में अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियाँ थी। 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के जो वेतन है और विभिन्न प्रकार के भत्ते हैं वह कहाँ से दिए जाते हैं? तो देखिए ये दिए जाते हैं भारत के समेकित कोष से। किससे? तो भारत के समेकित कोष से। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष का वेतन भत्ते भारत के समेकित कोष से दिए जाते हैं। भारत का समेकित कोष एक ऐसा कोष है जहां राजस्व से और ताज़ा ऋण और ऋणों का आपके पुनर्भुगतान आदि के रूप में भारत सरकार की ओर से प्राप्त सभी धनराशि जमा की जाती है। आगे देखिए क्या कह रहा है 30 नंबर। देखिए क्या कह रहा है 30 नंबर कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? तो देखिए आपको ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन में है जैन संग्रहालय जो मथुरा में है, बौद्ध संग्रहालय जो कुशीनगर में है, डॉक्टर अंबेडकर संग्रहालय जो रामपुर में है या राज्य संग्रहालय जो आपका लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है?
तो देखिए 30 का हो जाएगा आपका राज्य संग्रहालय, जो कि आपका लखनऊ में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात करें तो यह आपका 1863 ईस्वी में। आगे देखिए 31 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन में है गिरिजा देवी को, किशोरी अमोनकर को, वसुंधरा कोमकाली को या हीराबाई बोरेडकर को। तो देखिए ये कौन थी? तो ये आपकी थी गिरिजा देवी। गिरिजा देवी को उनके शिष्य प्यार से अप्पा जी भी बुलाते थे। गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंधित रखती हैं। यह प्रसिद्ध आपके ठुमरी गायिका थी। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए 32 नंबर आपका क्या कह रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? तो देखिए 7 आपके पुलिस अकादमी है। कितने? कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था 7 आपके अकादमी है पुलिस लाइन की। तो देखिए कह रहा है कि लखनऊ है, मुरादाबाद है, कानपुर है या अलीगढ़ है। तो देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो देखिए 32 का हो जाएगा मुरादाबाद में। कहाँ पे? तो मुरादाबाद में। ये अकादमी पहले पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में जाना जाता था। आगे देखिए क्या कह रहा है 33 नंबर कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल विकास खंड आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में कह रहा है कि 822 विकास खंड हैं, 922 हैं, 1022 हैं या 722 हैं। तो देखिए इस टाइम आपके कितने हैं? तो 822 विकास खंड है। कितने? आप प्राचीन काल के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल 822 विकास खंड है। और परंतु वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान में इस समय में आपकी 825 हो गई है। कितनी? आपकी 825 विकास खंड हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक विभाजन में सबसे ऊपर स्तर पर मंडल बने, उसके बाद क्रम में जिलावार तहसील बन गया। मंडल के बाद क्या बने हैं? तो आपके इस टाइम आपकी तहसील बन गई हैं। 34 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रादेशिक अफर्ड कॉन्स्टिट्यूशनरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो देखिए आपकी ये जो हो जाएगी आपके 1948 में। कब? तो 1948 में उत्तर प्रदेश प्रादेशिक अफर्ड कॉन्स्टिट्यूशनरी एक्ट 1948 में पारित किया गया था। वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश के सैन्य पुलिस व उत्तर प्रदेश के राज्य सशस्त्र पुलिस को मिलाकर प्रादेशिक अफर्ड कॉन्स्टिट्यूशनरी बनाया गया था। ऑप्शन देखिए 35 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। तो देखिए ये कौन सा वर्ष था? तो ये जो आपका वर्ष था 1948। कौन सा वर्ष था? ये आपका था 1968। उत्तर प्रदेश के राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत। कब? तो 1951 के तहत हिंदी उत्तर प्रदेश में राज्य प्रशासन की भाषा बन गई थी। आधिकारिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग करने के लिए कानूनी रूप से आपके 1968 में आपके बाध्यकारी बनाया गया हिंदी भाषा को। और देखिए क्या कह रहा है कि 36 में कि हाल ही में किस देश का सरकार को चीन ने मान्यता प्रदान की है? ऑप्शन है अफ़गानिस्तान को, ताइवान को, पाकिस्तान को या अजरबैजान को। तो हाल ही में किस देश की सरकार को चीन ने मान्यता प्रदान की है? तो देखिए ये आपकी कौन है? तो अफ़गानिस्तान। कौन है? अफ़गानिस्तान। देखिए 2023 में चीन ने अफ़गानिस्तान को तालिबान सरकार को मान्यता प्रदान की है। और तालिबान एक आतंकवादी संगठन है जिसके अफ़गानिस्तान की सरकार को हराकर
सत्ता को अपने हाथ ले लिया था। तो देखिए तालिबान को एक आतंकी संगठन है और जिसने अफ़गानिस्तान को सरकार को हराकर सत्ते को अपने हाथ में हड़प लिया था। आगे देखिए 37 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश की सुल्तान भारत यात्रा पर आए थे। तो हाल ही में किस देश के सुल्तान भारत यात्रा पर आए थे, तो देखिए ये आपके कौन थे, तो आपके ओमान के। कौन थे, तो ओमान के सुल्तान हैथम। कौन थे, तो सुल्तान आपके कौन थे, तो हैथम बिन तारिक 16 से 18 दिसंबर के बीच यह भारत की यात्रा पर आए थे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आपके चार MOU पर हस्ताक्षर हुए। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिए क्या कह रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन में कि दिसंबर 2023 में किस बैंक ने भारत में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ समझौता किया। ऑप्शन में देखिए कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या HDFC बैंक। तो देखिए भारत में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन कितना, तो 70 मिलियन यूरो को लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए यहाँ तक हमारा ख़त्म होता है जीके की क्लास। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और आपको डेली इसी चैनल पे जो है लूसेंट की जीके प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए आज का टेस्ट समाप्त करते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें।